गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और कोविड की स्थितियां बनी हुई है और लगातार केसेस बढ़ते रहे हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। और अपने पढ़ाई को लगातार नियमित रूप से जारी रखें। आइए हम लोग अपने कल के टॉपिक को समझते हैं, आगे उस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार में हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तक, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तक, ठीक है। आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे आज आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। देखिए, इस पर चर्चा तो करेंगे ही। आज क्या है कि आज बहुत सारा अच्छा केसेस पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। तो बहुत फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है, मतलब कि हमारे अधिकार हमको तो मालूम ही चलता है, ऊपर से कौन कौन से कैसे कैसे अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त है, सभी देखेंगे। एक से बढ़ के एक किस किस अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दी गई, सभी देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये कह रहा है, इसको क्या है कि 93वां संविधान संशोधन, 93rd संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को। ये कह रहा है, इसके अनुसार पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्था, यहाँ से देखिएगा, शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान जैसे शिक्षा संस्थाओं में विशेष प्रावधान, जैसे नामांकन में आरक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। नामांकन में आरक्षण किए जा सकते हैं। ये सरकारी शिक्षा संस्था और निजी शिक्षा संस्था दोनों में किए जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ये क्या है? अपवाद है, एकमात्र अपवाद, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को जोड़ा गया। पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में, ठीक है, विशेष प्रावधान जैसे नामांकन में आरक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। सरकारी शिक्षा संस्था और निजी शिक्षा संस्था दोनों में ये लागू किए जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको जैसे संविधान ने अधिकार दे रखा है, हम मान लीजिए कि पिछड़ी जाति से आते हैं, मान लीजिए कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं और हमको कहीं विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में हमको अपना एडमिशन लेना है, ठीक है। एडमिशन लेना है
तो उसके लिए सरकार हमको आरक्षण दे रखी है एडमिशन के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, तब इसका बंटवारा कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए एससी के लिए 20 सीट, एसटी के लिए 15 सीट, ठीक है, और ओबीसी के लिए मान लीजिए 25 सीट, ठीक है। तो 25 और 15 40 और 20 60, और बाकी महिला के लिए मान लीजिए महिला के लिए 10 सीट, और बाकी जो बचा जनरल। जनरल मतलब जनरल कोई कास्ट नहीं, जनरल मतलब सामान्य, समझ रहे हैं ना। जनरल मतलब जैसे हो जाता है कि कोई जाति नहीं होता है उसमें जनरल, और जनरल का मतलब सामान्य, मतलब सभी लोग उसमें भी आ सकते हैं, उसके लिए 30 सीट, ठीक है। अब जनरल में भी सब लोग आ सकते हैं चाहे वो किसी भी जाति के हों, ठीक है। बाकी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 20 सीटें रिजर्व है 20%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 15%, ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 25%, और महिलाओं के लिए 10% सीट आरक्षित है, ठीक है। और जनरल जो है टोटल उसका 30% सीट जनरल है, मतलब इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है अपने मतलब योग्यता के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लीज आगे देखेंगे हम लोग आरक्षण, ठीक है। आरक्षण जो है आरक्षण को लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने हैं, समझे। तो इसको क्या हुआ, संसद ने इसको 2006 में संसद ने शिक्षा संस्था यानी नामांकन में आरक्षण, अधिनियम 2006 लागू किया, ठीक है, ठीक है। 2006 में संसद ने शिक्षा संस्था अधिनियम 2006 यानी नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया इसको। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है अशोक कुमार ठाकुर केस 2008। अशोक कुमार ठाकुर केस में, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन, देखिएगा यहाँ पे साथ साथ लिखते रहिएगा, बहुत काम का चीज़ है, मतलब लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 2006 के कानून, यानी इस कानून को 2006 के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कहाँ दी गई चुनौती? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, ठीक है। मतलब अशोक कुमार ठाकुर एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ये सब जनरल या फिर जो स्वर्ण के लिए जो भी हैं उनके लिए गलत है, नामांकन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बताया, बोला कि सही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके याचिका को
गलत मानते हुए और इसको सही बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 6। ये था हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 खत्म हो गया। अभी देखेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 6। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो था 130वां संविधान संशोधन, 103rd संविधान संशोधन 2019, 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बात करे कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, तो हम बात करेंगे 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये जोड़ा गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है कि सॉरी एक मिनट पानी। सॉरी, ये था 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्था में, ठीक है, इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो था शिक्षा संस्था में नामांकन के लिए आरक्षण किया गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं आर्टिकल 16। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा। आर्टिकल 16 में भी 5 क्लॉज है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य के अधीन सरकारी नियोजन, ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, राज्य के अधीन नियोजन में, नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। आप समझ रहे हैं? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कह रहा है कि राज्य के अधीन नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, मतलब सभी को बराबरी का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी का अधिकार या अवसर दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कह रहा है कि राज्य नागरिकों के बीच राज्य के अधीन नियोजन में
नागरिकों के बीच राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि सर गलती है, काट दिए। तो कह रहा है राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर। ठीक है, जन्म स्थान और निवास, इसको ठीक कर लीजिएगा, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको। मतलब मान लीजिए कि कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, किसी भी जगह का व्यक्ति, ठीक है, कोई भी जाति, धर्म, ठीक है, किसी भी जगह का व्यक्ति हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, या दक्षिण भारत का हो, या नॉर्थ ईस्ट का हो, ठीक है, उसको हम किसी भी तरह से सरकारी नौकरी में जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 16(3). अब आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? कह रहा है कि संसद कानून बनाकर किसी भी क्षेत्र को रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। कह संसद कानून बनाकर किसी भी क्षेत्र को रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? संसद के द्वारा किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर रोजगार पाने के लिए, वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए एक कानून बना करके उनको रोजगार दे सकता है। कि जैसे मान लीजिए कानून बना देगा कि यहाँ के लोग अभी इतने % रोजगार काम करेंगे, वो शर्त लगा सकता है, और ये इतना टाइम करेंगे। ठीक है, तो संसद कानून बनाकर किसी भी क्षेत्र को रोजगार पाने की शर्त बना सकता है। अब संसद मतलब आप लोग बार बार सोचे हो, संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, सिर्फ वो केंद्र में ही कानून बनाते हैं, क्योंकि वो भारत सरकार को संचालित करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य विधानमंडल नहीं, कानून हमेशा बनाएगी जब भी तो संसद बनाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर है आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? ठीक है, कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए
वर्ग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। ठीक है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कह रहा है नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ठीक से पढ़िएगा। नागरिकों, यहाँ पे किसी जाति किसी धर्म के व्यक्ति की बात नहीं की गई है। कह रहा है नागरिकों, जिसको आवश्यकता है आरक्षण की, जो पिछड़े में है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। समझे? मतलब ये कह रहा है नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे केवल नागरिकों लिखा है। ठीक है ना, इसको लाइन को ध्यान में रखिएगा। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। ये कहाँ दिया है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत दिया गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कह रहा है? हमारा लास्ट कह रहा है धार्मिक अनुयायियों से संबंधित। ठीक है, धार्मिक अनुयायियों से संबंधित पद उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब ये है, समझे, धार्मिक अनुयायियों से संबंधित पद उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक मंदिर है। अब मंदिर वो किसका है? हिंदू धर्म का प्रतीक है मंदिर। तो उसमें किसी मौलाना या किसी फादर को तो ले जाके उसका पुजारी नहीं बना देंगे, क्योंकि जब भी मंदिर का पुजारी एक हिंदू और ब्राह्मण जो है वही बन सकता है, या फिर ब्राह्मण न बोल करके कि हिंदू व्यक्ति ही बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ का पुजारी एक हिंदू ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह धर्म से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए उसको धर्म विशेष से संबंधित जो भी है पद, उसको उस धर्म के अनुयायियों के लिए संरक्षित किया गया, आरक्षित किया गया। ठीक है, आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब मतलब जान लीजिए, अब कोई मस्जिद हो गया तो किसी हिंदू को उठा करके वहाँ का मौलाना या मौलवी तो नहीं बना देंगे, या किसी क्रिश्चियन को नहीं बना देंगे वहाँ का। उसी प्रकार से प्रत्येक जितने भी धर्म है उनका अपना जो वहाँ का मंदिर मस्जिद जो भी है, गिरजाघर या जो भी गुरुद्वारा है, तो उस धर्म विशेष के लोग ही उसमें रह सकते हैं, उस पद पर रह सकते हैं। कोई दूसरा धर्म उस पर नहीं आ सकता है। ठीक है, यह संविधान हमको अधिकार देता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये सब केसेस ख़त्म हुए। आगे हम लोग मंडल आयोग की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मिटाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953 में हुआ। इसको कालेलकर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ, इसको कालेलकर आयोग भी कहते हैं।
इनकी जो थी सिफारिशें लागू नहीं हुई। सिफारिश जो थी, इनकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। ठीक है, ये रद्द हो गया। फिर 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। मंडल आयोग, अध्यक्ष इसके थे बीपी मंडल, बिहार के थे। ठीक है, उनके नेतृत्व अध्यक्षता में एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1979 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सरकार को सौंपी। ठीक है, इन्होंने जाति को आधार बनाया था। जाति को आधार बनाकर जाति को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। और इन्होंने 3743 जातियों की पहचान की। 3743 जातियों की पहचान की। ठीक है, कौन? मंडल आयोग ने। ठीक है, 3700 जो कुल का कितना था? 52%, जो कुल का 52% था। समझ रहे हो? 3743 जातियों की पहचान मंडल आयोग की समिति ने की पहचान की, जो कुल का 52% था। उसको इन्होंने ओबीसी कहा। ऊपर देखते हैं, ओबीसी। ओबीसी कहा। ठीक है, उसको उन्होंने क्या कहा? ओबीसी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, उस समय तब तक ये लागू नहीं हो पाया। और आगे आकर के जब बीपी सिंह की सरकार आई, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, बीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे 1989। ठीक है, उस समय इनकी सरकार थी। और इन्होंने 1990 में 1990-91 के आसपास जो था, इसको मंडल आयोग को लागू किया। मंडल आयोग को लागू किया। कौन? बीपी सिंह की सरकार आई थी। ठीक है, फिर आई 1991 नरसिंह राव की सरकार। आगे देखते हैं। जब देखिए, जब लागू हो गया ओबीसी, तो अन्य पिछड़ी जाति, तो उनको 27% आरक्षण भी मिल गया। ठीक है, 27% आरक्षण भी मिल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 1991 का जो था, उस समय क्या हुआ कि सरकार आई थी नरसिंह राव की। और नरसिंह राव की सरकार जब आई, तो उन्होंने क्या किया? नरसिंह राव की सरकार आई। उन्होंने ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण दे दिया। ठीक है, मतलब कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण, सवर्ण वर्ग जिसको कहते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सवर्णों में
तो उनको क्या किया कि 10% आरक्षण दे दिया उन्होंने। तब आरक्षण की सीमा कितना हो गई 1991 में, देख लेते हैं। एससी को मिल गया 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% और ईबीसी 10%। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मान लीजिए 59.5%। काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, 59.5%। तो उस समय एक केस आया इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस 59.5%, इंदिरा साहनी केस। तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है इंदिरा साहनी केस, पढ़ के आइएगा और कमेंट करके बताइएगा। इंदिरा साहनी केस हम लोग कल शुरू करेंगे, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और प्रतिदिन आप लोग वीडियो को देखते रहें, ठीक है। जय हिंद।